हर वर्ष जो हम पानी की सप्लाई करते थे, जो प्रशासन सप्लाई करता था, वो 10 से 12 लाख रुपए की सप्लाई होती थी। और इस बार 1 करोड़ 13 लाख रुपए का पानी सप्लाई हुआ है। ये सबसे पहले बहुत शॉकिंग था हमारे लिए कि जिस तरह से पानी के क्राइसिस 2024 के मई और जून में रहे और जिस तरीके की क्वांटिटीज में दिखाई गई 1 करोड़ 13 लाख रुपए का पानी, तो उस तरह की कोई मूवमेंट ना टैंकर्स की नजर आई, ना पिकअप्स की नजर आई और ना पानी की अवेलेबिलिटी कहीं जनता के बीच में ऐसा सुनने को मिला कि पानी मिल रहा है, कहीं पानी मिल नहीं रहा। तो साथी सुरेश ने फिर पहलकदमी करी और उन्होंने कहा कि इसमें आरटीआई मैं लगा देता हूं और हम डॉक्यूमेंट्स लेंगे। तो जब आरटीआई लगाई और आरटीआई इसमें हमने इसको जब एनालाइज किया पूरा डाटा, ये 70 पेज है, 2-3 दिन का समय इसको पढ़ने में लगा और एक एक एंट्री को जब चेक करना होता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है और इतनी सारी गाड़ियां आए, इतने सारा पानी है। तो उसमें ये उभर कर सबसे पहली बात जो हम लोगों को, हमने जब टैंकर्स के जो डिटेल थी उसमें जो नंबर्स थे, सबसे पहली चीज हमने जो देखी वो ये थी कि जो ये टैंकर्स है हकीकत में ये टैंकर्स तो हमारे पास अवेलेबल इस क्षेत्र में टैंकर्स 8 से 10 टैंकर्स ही उपलब्ध है जो पानी की सप्लाई करते हैं और वो पानी की सप्लाई इन कॉन्ट्रैक्टर्स को भी दे रहे हैं और वो पानी की सप्लाई जो निजी यहाँ पे होटल है आसपास उनको भी सप्लाई दे रहे हैं। अगर 10 टैंकर वो इनको भी सप्लाई देंगे और निजी होटल्स को भी सप्लाई देंगे तो 1 करोड़ 13 लाख रुपए का पानी 2 महीने में डिस्ट्रीब्यूट कर पाना मुझे असंभव सा प्रतीत हुआ और फिर हमने फर्दर इसकी जांच की। आप क्या जी, जैसा कि आपने कहा कि ये निजी होटल्स में भी ये टैंकर पानी की सप्लाई करते हैं, तो क्या आपने निजी जो होटलों को ये रेट्स देते हैं, क्या उन्हीं रेट्स पर ये सरकारी संस्थानों में भी इन्होंने यही रेट कोड किए हैं? इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो यहां पर आम रेट पानी का है, अगर ठियोग और ठियोग के बिल्कुल आसपास छैला से ये पानी भरते हैं और ठियोग और ठियोग के आसपास ही 10,000 लीटर का जो टैंकर है वो 3500 रुपए लेते हैं। अगर 5-7 किलोमीटर आगे पीछे हो जाए तो 4,000 रुपए इसका रेट है। अगर 3500 के हिसाब से अगर ये हम इसका पर किलोमीटर पर 1000 लीटर अगर इसका हम रेट कैलकुलेट करते हैं वो 14 रुपए 50 पैसे पर 1000 लीटर पर किलोमीटर बनता है। जबकि सरकारी रेट जो है इन्होंने दिया वो 17 रुपए पर 1000 लीटर पर किलोमीटर दिया, परंतु वो रेट कैसे दिया अब आप सोचने की बात है। हम यहां से सेब की गाड़ी लोड करते हैं दिल्ली के लिए, उसका किराया होता है 20,000 रुपए, ठीक। तो ऐसा तो कहीं नहीं होता कि यहां से गाड़ी वहां भी जाएगी, दिल्ली सेब छोड़ के आएगी और खाली का भी 20,000 हम देंगे, ऐसा तो नहीं होता होगा जी। यही होता होगा कि यहां से गाड़ी जाएगी वहां खाली होगी, वो अपना किराया लेगा और फ्री हो जाएगा, ठीक। यहां क्या हुआ कि गाड़ी आएगी, इसमें जो बिलों में दर्शाया गया लेलूपुल सैंड के नीचे एक जगह है, वहां से गाड़ी चलेगी। अगर उसने मतियाना में पानी उतारना है, मतियाना में पानी उतारेगी। फर्ज करो वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है या 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो 40 किलोमीटर के पैसे मिलने चाहिए थे। हुआ क्या कि मतियाना से गाड़ी वापस लेलूपुल में जाएगी, उसके भी 17 रुपए पर किलोमीटर पर 1000 लीटर के हिसाब से पैसे दिए गए। मतलब आप ये समझिए कि 1 करोड़ 13 लाख रुपए का जो ये टोटल अमाउंट पे किया गया, अगर ये एक तरफा भी पे करते तब भी ये इसका आधा होता, मतलब कि 1 करोड़ 13 लाख का लगभग ये 55-56 लाख रुपए इसका अमाउंट बनता। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये लेलो पुल से सारा पानी भरा गया है, तो आप कुछ आरोप ये भी लग रहे हैं कि ये लेलू पुल से नहीं जबकि ये छैला खड्ड से पानी भरा गया है, जिसके बीच में भी कुछ किलोमीटर्स का डिफरेंस है। अगर किलोमीटर्स का डिफरेंस है तो नेचुरली रेट में भी कुछ डिफरेंस आएगा। इस पर क्या कहना है? ये तो सीधी सी बात है, आप कहीं भी इन्वेस्टिगेट कर लीजिए, किसी टैंकर वाले को पूछ लीजिए, ये जो टैंकर लगे हैं कुछ एक से इनसे भी हमारी बात हुई, आप किसी से भी पूछ लीजिए, कोई भी। और ये न्यूज 09 पे जो न्यूज ब्रेक हुई थी उसमें उसने खुद बोला, राकेश ने, आज भी वो रिकॉर्डिंग है जी, वो वीडियो आज भी अवेलेबल है कि सारे का सारा पानी छैला से उठाया गया और छैला से लेलूपुल का डिस्टेंस अगर लगाएंगे लगभग 8 से 10 किलोमीटर है, तो 8 से 10 किलोमीटर जाने के पैसे भी लगे, आने के पैसे भी लगे। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा जो है इस 20 किलोमीटर में भी कितना बड़ा डिफरेंस जो है वो पानी की कीमत में चला जाता है। तो अगर इतना ये स्कैम हो रहा है तो इस पे कोई प्रशासनिक अधिकारी की क्या इस पे कभी कोई नजर नहीं गई, या विधायक महोदय की इस पर कोई नजर नहीं गई,
ये किस तरह से संभव हो गया? देखिए, विधायक महोदय के बारे में बाद में बात करेंगे। जो मैं समझता हूं, और एक मुझे लगता है कि प्रशासन के एंड पे भी और एक जो तौर तरीका भी होना चाहिए, अगर आप पानी को डिस्ट्रीब्यूशन का जिम्मा अगर स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से एसडीएम महोदय को दिया गया है, तो उनको क्या मैकेनिज्म इसमें अख्तियार किया जा सकता था, उस पर मैं थोड़ा सा 2 लाइनें ये कहना चाहूंगा कि अगर पानी आपको 1 करोड़ 13 लाख रुपए अगर मिल भी गए हैं पानी के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और आपको जिम्मेवारी मिली है और चारों तरफ लोगों को परेशानी है और लगातार लोग आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि टैंकरों से पानी की आपूर्ति होनी चाहिए, तो एक मुझे लगता है कि एक डेडिकेटेड एक वर्कर एसडीएम के ऑफिस में ऐसा होना चाहिए था कि जो रोज जहां से पानी की डिमांड आ रही है और जो पानी का टैंकर वहां जा रहा है, तो उस टैंकर का नंबर नोट किया जाता, उस इलाके का नाम लिखा जाता, उस कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा जाता, कितनी क्वांटिटी पानी की दी जा रही है पर डे, किस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति दी जा रही है, फागू में दी जा रही है, चियोग में दी जा रही है, मतियाना में दी जा रही है, पट्टीनल में दी जा रही है। एक दिन का वो पूरा डाटा उसके पास कलेक्ट होता तो बिल बनाने की जरूरत ही ना पड़ती, और इतना सारा आईपीएच का जो ये आज 10 लोग सस्पेंड हुए ये भी ना होते। ये सिर्फ जो अगर ये जो कमी है प्रशासनिक तौर पर, ये बहुत बड़ी कमी है कि ये जो एसडीएम महोदय है इन्होंने ये काम नहीं किया जो ग्राउंड वर्क होना चाहिए था इसमें, कि जहां से डिमांड आ रही है आप एक फोन नंबर रख देते हैं कि जी आपको पानी की किल्लत हो, ये फोन नंबर है, यहाँ एक आदमी बैठेगा, वो डिमांड नोट करता, यहां से पानी का टैंकर चलता, उस जगह पे जाता और वहां पे पानी दिया जाता, और किसी पंचायत का प्रधान है हाथ वो स्टैंप भी लगा देता, सिग्नेचर भी कर देता, बिल बनाने की जरूरत ही ना पड़ती और इतना सारा ये घफला भी ना होता। पहले क्या होता था, पहले जो पानी की सप्लाई जो 10 से 12 लाख रुपए की पानी की सप्लाई होती थी, वो कौन देता था? वो जो टैंकर के मालिक है वही सप्लाई देते थे। उसमें डिस्टेंस का फिर एक विरोधाभास रहा कि डिस्टेंस फिर वो भी डबल ही कैलकुलेट किया जाता था, उसमें आने का भी और जाने का भी कॉस्ट उसमें भी बढ़ती थी। परंतु जो ये 10-12 लाख खर्च आता था, ये भी आधा हो सकता था उस समय, परंतु 10-12 लाख का पानी ही दिया गया और खर्चा कितना आया? 1 करोड़ 13 लाख। तो ये सारी बातें हैं, ये जो कमियां प्रशासन के उस पे एंड पे भी जो रही है कि क्या मैकेनिज्म इसमें अख्तियार किया जा सकता था, ये रही है। और मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि जब ये न्यूज 09 पे ये मुद्दा उठ गया था, अखबारों में ही मुद्दा आ गया था, तो एसडीएम साहब को चाहिए था कि वो स्वयं इसकी इंक्वायरी करते, अगर इस डिटेल को, इन बिल्स को भी बारीकी से जांच की जाती, तो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग अथॉरिटी उनके पास है, सारी गाड़ियों का वो डिटेल ले लेते, जो कि हमने भी वहीं से ली है। हमने खुद निजी तौर पर भी इसको चेक किया और हमने वहां से क्रॉस चेक भी किया उनके दफ्तर से। तो अगर ये हो जाता तो ये 1 महीने का समय इसमें ना लगता, और इनके द्वारा ही अगर इसमें, और फिर आप और देखिए एसडीएम साहब ने क्या किया। एसडीएम साहब ने दूध की जो रखवाली वो बिल्ली को दे दी। जिस विभाग के नीचे ये पूरा घोटाला हुआ, जांच किसको दे दी? एक्शन भोपाल साहब को जांच दे दी। अब भोपाल साहब क्या जांच करेंगे? उनका सारा सबॉर्डिनेट स्टाफ उसमें संलिप्त है और जांच उन्हीं को दे दी, जो कि मुझे लगता है, और हैरानी होती है कि कुछ बड़े उच्च अधिकारी जो आईपीएच विभाग के हैं, जल शक्ति विभाग के हैं, बड़े चीफ इंजीनियर और एससी लेवल के अधिकारी, वो आज ये कह रहे हैं कि ये तो क्लैरिकल मिस्टेक है, गलती से सी की जगह ई हो गया, डी हो गया। तो आपने जो उनका क्या मतलब है इस बात को जस्टिफाई करने का? उनको तो ये बोलना चाहिए कि ठीक है जी, जांच कर रहे हैं, जो जांच के बाद जो नतीजे आएंगे तब बात करनी चाहिए। आज उनको डिफेंड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? डिफेंड करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि इसमें जूनियर इंजीनियर ही नहीं, एसडीओ ही नहीं, एक्शन ही नहीं। मुझे जो लगता है, जो ये अधिकारी डिफेंड कर रहे हैं इस बात को कि क्लरिकल मिस्टेक है गाड़ियों के नंबर्स में, कहीं ना कहीं ये जो मलाई का हिस्सा है उनके घर और उनके कार्यालय तक भी पहुंचा है, जो ये इस तरह की बातें हो रही है। सोनू जी, जैसे कि आपने कहा कि 10 लोगों का इसमें निलंबन भी हो चुका है, पर अभी भी कुछ लोगों का ये कहना है कि ये निलंबन मात्र जो आंदोलन है उसको शांत करने के लिए किया गया है, आगे चलकर उनको फिर से बहाल कर दिया जाएगा और ये मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो आगे आपको क्या लगता है कि किस तरह की इस पे जो है वो निर्णय होना चाहिए और आगे आपका क्या इस पर एक्शन रहेगा? देखिए, जो ये हमने
सेक्रेटरी जो जल शक्ति विभाग के है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो भी है, उनके जो पत्र कल सोशल मीडिया पर वायरल हुए उसमें ये उन्होंने माना है कि प्राइमा फेसाई मतलब कि जो जांच की शुरुआत है, शुरुआती जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि इसमें कहीं ना कुछ घोटाला तो हुआ है और उस जांच के आधार पर ही ये निलंबन हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि हमारे कहने से उन्होंने निलंबन कर देना था, हमारे कहने से निलंबन कर देना था। ये तो घोटाला तो ये मई और जून में पानी दे दिया, जुलाई में इसका ये हो गया है। तो कहीं ना कहीं जब इसमें जांच हुई है, इसमें यह भी लिखा गया है कि सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर जो एससी है जल शक्ति विभाग के, उन्होंने इसमें जांच की। उन्होंने जांच के बाद ये कुछ फैक्ट्स इसमें उनको लगे होंगे कि इसमें कुछ तथ्य है जो सही है, तो उसके बाद ये क्या नाम उसमें जांच के बाद ही ये निलंबन हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होगा। और एडीजी विजिलेंस को भी इन्होंने लिखा है कि एडीजी विजिलेंस भी जो है इसमें मुकदमा दर्ज करके इसमें इंक्वायरी करेंगे और नई इंक्वायरी होगी तो आप जानते हैं क्योंकि जनता है, क्योंकि जनता लड़ना भी जानती है, अपना हक लेना भी जानती है। उदाहरण आपके सामने है, ये गुड़िया वाला केस हुआ था, नैन्सी जी आपने भी उसमें बहुत जिसको बोलते हैं बिल्कुल सहयोग दिया था और बिल्कुल बढ़ चढ़कर आपकी भागीदारी रही थी। तो मुख्यमंत्री साहब को कुल्लू से अनाउंस करनी पड़ी थी सीबीआई इंक्वायरी। बिल्कुल। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह की परिस्थितियां प्रदेश में पैदा हो, ठियोग में पैदा हो। और हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत छोटे समय में इसमें जो है कार्रवाई की है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और हम उम्मीद भी करते हैं कि इसमें जो है जो क्रिमिनल ये जो प्रोसीडिंग्स है वो उसमें शुरू होगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जैसा कि आपने कहा कि विभागीय प्राथमिक जांच में ही जब 10 अधिकारी सस्पेंड हो गए हैं, अब तो विजिलेंस जांच होगी, तो क्या इसमें कुछ और बड़ी मछलियां भी और कोई मास्टरमाइंड जो कहा जा रहा है, जो बातें हो रही हैं कि कोई इसमें और भी मुख्य चेहरा सामने आने की आपको उम्मीद है? देखिए, हवा में तीर मारने की कोई मतलब नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं, उनके खिलाफ बोल दिया है कि जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, ऑफिशियल सस्पेंड हो गए, उनके खिलाफ अगर जांच होगी, सही तरीके से जांच होगी तो वो भी बिल्कुल इसमें शिकंजे में आएंगे। इसके अलावा वो जांच का विषय है, जांच करने के बाद किसका चेहरा सामने आता है, क्या कनेक्शंस इसमें निकलते हैं, क्या राजनीतिक कनेक्शंस इसमें निकलते हैं और किसका संरक्षण प्राप्त है, वो तो जांच का विषय है। वो जांच जो है एजेंसीज है वो जांच करेगी। परंतु एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले 3-4 दिनों से जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है और एक जूनियर इंजीनियर इसमें इन्वॉल्व है, उनकी तस्वीरें बहुत लगातार वायरल हो रही है 2-3 दिन से। हमारे ठियोग के जो विधायक, माननीय विधायक कुलदीप सिंह राठौर जी, वो तस्वीरें शायद कोई चांदी का मुकुट उनको पहनाया गया और उनके पुत्र का भी बड़ा कहीं पता नहीं कोई शादी था या कुछ क्या कार्यक्रम था, उसमें भी वही कॉन्ट्रैक्टर्स उनके पुत्र के साथ जो है गलबैयां करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वैसे जो आज तक की छवि हमारे विधायक साहब की रही है वो बहुत साफ छवि, एक इमेज उनकी बहुत साफ छवि की है। परंतु जिस तरह से ये तस्वीरें और ये वीडियोस वायरल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि विधायक साहब को और विधायक के पुत्र को इसमें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जिन लोगों के साथ उनकी तस्वीरें इस कदर वायरल हो रही है, उसमें उनके साथ उनका क्या संबंध है, कि वो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लोग नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों ये इस तरीके से ये गलबैयां इनके साथ हो रही है, क्यों चांदी का मुकुट भेंट किया जा रहा है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आगे कुछ आने वाले समय में तो चांदी की प्रतिमा बननी चाहिए विधायक साहब की। तो ये मुझे लगता है कि ये उनको जो है विधायक साहब को ये जरूर इसमें स्पष्टीकरण जो है जनता को देना चाहिए, क्योंकि ठियोग की जनता ने जिस थंपिंग मेजोरिटी के साथ उनको चुनकर विधानसभा में भेजा है, तो मुझे लगता है कि जरूर इसमें जो है उनको एक स्पष्टीकरण देना चाहिए। और वो जनता का हक भी है कि हमारा नेतृत्व जो है ठियोग का विधानसभा के अंदर, वो नेतृत्व अपनी स्थिति इसमें जो है स्पष्ट करे। जी, जैसा कि एक पेयजल घोटाला भी सामने आ गया है, इससे कुछ चंद माह पहले भी एक अस्पताल में भी कुछ इस तरह की जांच की बात आई थी। उसके निर्माण में भी एक जो नई बिल्डिंग बनी है, जो एक हर एक ठियोगवासी का एक सपना था कि अच्छा हॉस्पिटल मिले, एक अच्छा भवन मिले, उसके निर्माण में भी कोताही बरती गई थी। अभी तक वो भी हॉस्पिटल प्रशासन को नहीं सौंपी गई है। उस जांच के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उसमें मेरी एसडीएम साहब से भी बात हुई
एसडीएम साहब ने कहा कि ये कमेटी बनी थी और कमेटी में वो पहले किसी एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ड्यूटी लगी थी, उसने भी पल्ला झाड़ लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर कुमारसम वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ड्यूटी लगी, उन्होंने किसी एसडीओ को डिप्यूट किया था, वो यहाँ आए थे और मुझे लगता है कि जिस दिन वो यहाँ आए थे उस दिन शायद ठियोग में लोकल हॉलिडे था, तो उन्होंने जांच की है नहीं की है, उसकी रिपोर्ट सौंपी है, वो मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई रिपोर्ट आई है। परंतु हमारे, फिर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे विधायक साहब ने ये गारंटी दी थी वहां पे जब प्रेस को उन्होंने संबोधित किया था कि इसमें हर हाल में कड़ी कार्रवाई होगी और 1 महीने का भी समय दिया गया था। का समय था और मुझे लगता है कि 3 महीने, लगभग 3-4 महीने का 4 महीने का हो चुका है। तो शायद मुझे लगता है कि विधायक साहब एक तो ऑल इंडिया लेवल के वो स्पोक्स पर्सन भी है कांग्रेस पार्टी के, तो उनके पास समय कम मिलता है अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं दिक्कतों को क्या नाम एड्रेस करने के लिए। तो मुझे लगता है उनके दिमाग से निकल गया होगा कि ठियोग के हॉस्पिटल का जो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग से निकल गया है, तो ये हो सकता है। और उन्होंने हमारा डेलीगेशन भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री और विधायक साहब से वहां उनके कॉन्फ्रेंस हॉल में मिला था, उनसे बातचीत हुई थी रिगार्डिंग की ये जो ठियोग में अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब पड़ी है और डॉक्टर्स की कमी है, एनेस्थीसिया का डॉक्टर हमारा अगस्त में चला गया है। तो उन्होंने कहा था, पिछले सर्दी की बात, उन्होंने कहा था 31 मार्च में अल्ट्रासाउंड मशीन भी आ जाएगी, डॉक्टर्स भी आ जाएगी, सारी परेशानियां हल हो जाएगी और एनेस्थेटिस्ट तो हम बिल्कुल किसी भी समय भर्ती कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे लगता है विधायक साहब के ऊपर जो काम का बोझ है बहुत ज्यादा है, अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के लिए समय मिल नहीं पाता, पूरे देश का दौरा करना पड़ता है, तो ऐसा लगता है कि वो भूल जाते होंगे, निकल जाता होगा दिमाग से। परंतु ठियोग की जनता है, ये जानती है कि कब किसको नींद से जगाना है, वो उस तरीके से वो जनता जो है अपना काम स्वयं करेगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। और एक चीज और मैं एक अपील भी करना चाहूंगा, ये जो जिन क्षेत्रों में पानी की किल्लत है और आप जानते हैं कि 2-3 साल से वर्षा भी कम हो रही है और बर्फबारी भी कम हो रही है, तो ये आने वाले समय में भी ये पानी की किल्लत रहने वाली है। और कुछ एक स्कीम्स जो ये आउटसोर्स पे थी कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, वो भी उनका भी समय खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स ये आउटसोर्स के कर्मचारी भी नहीं बचे हैं, तो ये आने वाले समय में पानी की जो किल्लत है और रहने वाली है। तो आने वाली 8 जनवरी को हम बुधवार को ठियोग में ये एक अधिवेशन हम इस पानी की समस्या को लेकर करने वाले हैं। तो मैं सभी जो ठियोग क्षेत्र में जहां जहां पानी की समस्या है, किल्लत है, उन सबसे ये आग्रह करना चाहता हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने पानी की जो किल्लत है, पानी की समस्या है, उसको लेकर जो है यहाँ पर आप जरूर आए। 8 तारीख को सराय हॉल में ये हम अधिवेशन करेंगे, आप लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग लें और आने वाले ये जो पानी की किल्लत है आने वाले समय में, इसको दूर करने के लिए, ताकि विभाग और सरकार को जो है नींद से जगाया जा सके, ये मैं अपील सबसे करना चाहता हूं।